So next topic is purification of colloidal solution. देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को मिनिमम करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या सिंपली आप कह सकते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग of impurities to a minimum is known as purification of colloidal solution। ठीक है बेटे, देखिए अगर आपको ऐसे समझाऊं तो जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने देखा था कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और उन इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉमन आयन है वो सरफेस पर एड्जॉर्ब होकर कोलाइडल डायमेंशन बनते हैं, यानी कोलाइडल आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में हो तो उस केस में क्या होगा, एक्सेस में अगर इलेक्ट्रोलाइट होगी तो जो अपोजिट चार्ज आयन है वो उसके लेयर पर एब्जॉर्ब होंगे और जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह की प्रोसेस में जो कोलाइडल है वो स्टेबल नहीं रह जाता, तो वहाँ पर आपको जो ये है क्या उसे बोलते हैं प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड जो होते हैं, ठीक है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है या सम अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको निकालना ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो जो ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं ये स्टेबिलिटी जो है कम करती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी चीज़ क्या है, हम कह सकते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर reducing impurities to a minimum is known as purification of colloidal solution। Purification of colloidal solution में फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। देखिए डायलिसिस जो है ये आपने सुना होगा, ब्लड की डायलिसिस होती है या बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायलिसिस कराते हैं। होता क्या है कि हमारी जो किडनियाँ होती हैं उन किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम आती है तो उस केस में किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, मींस ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती। ऐसे केस में जो ब्लड सप्लाई होता है बॉडी में उसकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इसी वजह से डायलिसिस कराया जाता है। तो यहाँ पे भी डायलिसिस की हम बात करें, यहाँ पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेंगे। एक्चुअली ब्लड भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। जो डायलिसिस है, ठीक है बेटा, कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ अ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। जैसे ये डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए ये एक जार जो है ये मेम्ब्रेन का जार है, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसको एक रनिंग वाटर बाथ में हैंग करते हैं। ये रनिंग वाटर बाथ है, यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो जो आपका ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं होता। तो जो वाटर है वो फ्लो के इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा और कोलाइडल के साथ मिक्स होगा और उस कोलाइडल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करके, ठीक है, बाहर ले आएगा और इस तरह से चीज़ को प्यूरिफाई कर देगा। तो यही प्रोसेस है, इसे कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। क्या कहा था मैंने, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, अब इसमें जैसे हमने बात की कि जो मेम्ब्रेन है इसमें से जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो एंटर कर सकते हैं बट सॉल्यूट पार्टिकल इंटर नहीं कर सकते। इस वजह से वाटर अंदर फ्लो होगा और फ्लो होकर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको डिज़ोल्व करके बाहर ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो एनिमल मेम्ब्रेन जैसे गाल ब्लैडर हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, सेलोफोन हो गया, इस तरह की शीट को हम यूज़ करते हैं एज अ मेम्ब्रेन। और जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं डायलाइज़र। ठीक है, डायलाइज़र कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक है बेटे, ये जो प्रोसेस है कोलाइडल की प्यूरिफिकेशन की यहाँ पर ये बहुत स्लो है और इस वजह से इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर
दो इलेक्ट्रोड, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड इस तरफ लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है, इससे जो स्पीड है डायलिसिस की वो बढ़ जाती है। तो इसमें हम कहते हैं कि दिस प्रोसेस मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only the electrolyte, अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ प्रोसेस वही है जो हमने डायलिसिस में पढ़ी थी। ठीक है बेटे, उसके बाद दूसरी मेथड जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट मेथड क्या थी? सिंपल डायलिसिस। सेकंड क्या थी बेटा आपकी? सेकंड थी इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये भी प्रोसेस होती है सेपरेट करने की कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज या सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर जिसमें ऑल सब्सटेंस जिसमें पास हो जाए एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल। देखिए नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर आप लेंगे तो जैसे फिल्ट्रेशन होती है, आपने लैब में भी फिल्ट्रेशन की होगी। लैब में फिल्ट्रेशन कैसे होती है बेटा? हम एक वाइट कलर का आपने फिल्टर पेपर देखा होगा लैब में होता है, बट वो फिल्टर पेपर जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर है। उसके पोर्स का जो साइज़ है वो इस तरह का, इस डायमेंशन का होता है कि उसमें से कोलाइडल भी पास हो जाते हैं। ये स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर होते हैं और इन फिल्टर पेपर में से सिर्फ जो है पास होते हैं, इम्प्योरिटीज़ पास होती हैं। ठीक है बेटे, बट कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहलाता है, इसलिए प्रोसेस कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है बेटे, तो ये आपकी 3 मेथड्स हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वन इज़ डायलिसिस, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कोलाइड्स के लिए। मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। ये कोलाइड्स की छोटी सी डेफिनेशन बट इम्पॉर्टेंट हैं, पेपरों में आई हुई हैं, आती रहती हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। अब बेटे पहली जो हम बात कर रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, देखिए इनके नाम से ही पता लग रहा है क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस तरह के जो कोलाइड हैं इसमें डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल विथ मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे सल्फर है, सल्फर का जो कोलाइडल सोल होता है उसमें 8 सल्फर एग्रीगेट होकर S8 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटे, ऐसे ही गोल्ड सोल जो है उनके पार्टिकल्स आपस में क्लस्टर बनाते हैं और एग्रीगेशन में आते हैं। ये सारे पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे फॉस्फोरस में P4 आप कह सकते हो, सल्फर में S8 मैंने बोला, गोल्ड का है, गोल्ड के एटम एग्रीगेशन में आते हैं, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहा गया था? जो डिस्पर्स फेज है यानी कि जो सॉल्यूट आपका है कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम, मतलब एटम्स को इकट्ठे करना, एग्रीगेट ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, ऐसे कई सारे एटम और मॉलिक्यूल एग्रीगेशन में आ जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया सल्फर का, कि सल्फर सोल में सल्फर के 8 एटम आपस में अटैच होकर S8 ये पूरा एक कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल बनाते हैं। इसे कहते हैं बेटे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। सेकेंड जो इसकी डेफिनेशन है वो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब मैक्रो, मल्टी जैसे कई सारे, मैक्रो मतलब जिनका साइज बड़ा हो, तो ये जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, इसमें क्या कहते हैं? द कोलाइडल पार्टिकल आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल, ऑलरेडी इनका साइज ज़्यादा हो, इसलिए इनको मैक्रो कहा गया है। themselves large molecule in a colloidal dimension. Macromolecule, their molecular mass
मास रेंज बिटवीन 1000 टू मिलियंस होता है। जैसे ये क्या है, नेचुरल, जैसे स्टार्च, ठीक, प्रोटीन, सेलुलोस, ठीक है, इस तरह के, या जितने सारे पॉलीमर्स जो होते हैं, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन है, पॉलीस्ट्रीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में। ठीक है बेटे, जैसे पॉलीमर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में छोटे छोटे से इथीन आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। 10,000 के आसपास इसमें एटम्स आपस में मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। हमने बात की 1000 टू मिलियंस जो है इनका मॉलिक्यूलर मास जाता है। इस तरह के कोलाइड्स को क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो मैक्रो में क्या याद रखना है कि ये खुद ही लार्जर साइज में होते हैं, इनके मॉलिक्यूल इतना लार्जर साइज होता है कि कोलाइडल डायमेंशन में ही होते हैं ये। ठीक है बेटे, उन्हें कहते हैं। और एग्जांपल सिंपल्स हैं याद रखने के लिए, कौन कौन से, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, प्लास्टिक है, नायलॉन है, सारे पॉलीमर्स आ सकते हैं। ठीक, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, सेकेंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, देखिए, एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो स्पॉन्टेनियसली इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, और एग्रीगेट होकर कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएं, उसे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर एसोसिएटेड कोलाइड्स। जैसे सोप है, सोप में बेटा आपने पढ़ा है कि सोप जो है ये जैसे C17H35COONA ये होता है सोप। इसमें एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट, ठीक है, एक होता है वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, एक होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट। तो ये जब डस्ट पार्टिकल पे अप्लाई होते हैं तो डस्ट पार्टिकल में इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए डस्ट पार्टिकल है, इसके ऊपर ये सोप पार्टिकल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह के मिसल्स फॉर्म करते हैं। जो ये मिसल्स फॉर्मेशन है एक्चुअली इसे कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। मिसल्स फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल एग्रीगेट स्पॉन्टेनियसली इन अ गिवन सॉल्वेंट, क्योंकि भाई अकेला सोप तो अगर होगा सॉलिड स्टेट में तब तो बनेगा नहीं, जब उसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तभी वो एग्रीगेट में आएगा। टू फॉर्म अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने सोप का दिया। अब यहाँ पर जो ये एग्रीगेशन में सोप पार्टिकल्स आ रहे हैं इसे क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। और ये मिसल्स की जो फॉर्मेशन है ये एक मिनिमम कंसंट्रेशन पर होती है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। मतलब अगर 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन होगी तभी मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये कहते हैं कि द इनिशियल कंसंट्रेशन एट विच मिसलाइजेशन बिगिंस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC। ठीक है बेटे, तो ये आपको याद रखना है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये छोटी छोटी सी 3 डेफिनेशंस थी, कौन कौन सी, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड एंड मिसल्स की, राइट। देन ये तो होगी टॉपिक बेटा आपका कि क्या होते हैं कोलाइडल। अब कोलाइडल की बहुत सारी बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इन प्रॉपर्टीज़ में कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, इन प्रॉपर्टीज़ में हमने स्टडी करना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करना है, और कुछ कॉमन सी हैं जो इतनी यूज़फुल नहीं, सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस कलेक्टर। देखिए, जब हम कोलाइडल की स्टार्टिंग हमने किया था, मैंने आपको तभी ये बताया था कि जो कोलाइडल होते हैं ये कोलाइडल में डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन एंड कोलाइडल आर हेट्रोजीनियस whereas ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। ठीक है, तो कोलाइडल जो है इसमें हेट्रोजीनियस कैरेक्टर होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, क्या होती हैं? आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अब ये आपके कोलाइडल जो है, कोलाइडल पार्टिकल जो है ये भी बिगर एग्रीगेट्स में होते हैं, हमने पढ़ा हुआ अभी जैसे बात करते पीछे हम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन is comparatively small as compared to true solution, hence the value of colligative property, osmotic pressure, lowering vapor pressure, depression, freezing point, elevation, boiling point, ये सारी जो है यहाँ पर ये शो करते हैं, ठीक है बेटा, सेम कंसंट्रेशन पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है टिंडल इफेक्ट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, टिंडल इफेक्ट हो गया, आगे ब्राउनियन मूवमेंट आएगी, ये सभी चीज़ें, ये तो बाकी सिंपल सी थी। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आपने वैसे छोटी क्लास में 9th में आपको शायद टिंडल इफेक्ट है, 9th में टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ना है, ठीक है बेटे, या पढ़ा होगा आपने। तो होता क्या है टिंडल इफेक्ट में? सबसे बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी है, ट्रू सॉल्यूशन भी है। अगर आप लाइट, ये हमारे पास देखिए यहाँ 2 जार हैं, एक में ट्रू सॉल्यूशन है, एक में कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसको यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे। जो लाइट पास हो रही है उसके 90 पे आपने खड़ा होकर ऑब्जर्व करना है। तो जो लाइट है ट्रू सॉल्यूशन में उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, जबकि कोलाइडल में लाइट का पाथ विजिबल होता है, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सिंपली जो बात करें वो ये है, ठीक है बेटे। अब ये क्यों ऑब्जर्व होता है? उसका रीज़न ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डायमेंशन इस तरह का होता है या इस साइज़ का होता है कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट नज़र आती है व्हेन पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें टिंडल इफेक्ट में और क्या चीज़ें, तो क्या है बेटा कि इन अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर क्लियर, एंड इट is if it is observed from the direction of right angle to the direction of light beam, it appear perfectly dark. Colloidal solution shows a mild to strong opulences when viewed at right angle to the path of the light. The path of beam illuminate by bluish light. This effect was observed by Faraday, ठीक है बेटा, and detailed by Tyndall, therefore effect is known as Tyndall effect, ठीक है बेटा। अब ये जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द fact that colloidal particle absorb light energy and then scatter in all directions in space. This scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal medium, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा जो इसका ट्रांसलेशन है या जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसकी वजह से हमें पाथ कोलाइडल सॉल्यूशन नज़र आता है। टिंडल इफेक्ट, इसे आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज़ इट कॉज। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम राइट एंगल टू द path of the light, path of the beam a light observed in colloidal solution is called Tyndall effect. It is because of the fact that colloidal particle absorb light energy and then scatter in all direction. This scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dimension. ये उसका रीज़न है। टिंडल इफेक्ट जो है, ठीक है बेटे, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जो मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहाँ पे जो प्रोजेक्टर होता है, जैसे आप बैठे होते हैं, आपके ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट जा रही होती है जो जाके आगे स्क्रीन होती है उस पर पड़ती है और फिर स्क्रीन पे हमें पिक्चर नज़र आती है, वो टिंडल इफेक्ट है। उसके अंदर आपने देखा होगा पार्टिकल स्कैटर करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो है कैन ऑब्जर्व
during the projection of a picture in cinema hall due to scattering of light by dust and smoke particle. Tyndall effect is observed only following two conditions are satisfied. तभी हम इनको देख सकते हैं. पहली कंडीशन क्या है? The diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used. क्लियर है बात क्या कह रहा हूँ? The diameter of the dispersed particle, यानी कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर स्मॉल नहीं होना चाहिए. किससे? वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है उससे. ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ भी क्या होती है? साइज़ है, मीटर में होती है या सेंटीमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग में लेते हैं. और ऑब्वियसली आप जो पार्टिकल का साइज़ है उसको भी आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं. तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कैसा होना चाहिए? जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से स्मॉल नहीं होना चाहिए. दूसरा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मस्ट बी डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, मतलब जो आपका डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, इन दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र होने चाहिए. ठीक है बेटे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं लायोफोबिक सोल. इसलिए ठीक है, जो लायोफोबिक सोल हैं उसमें आप टिंडल इफेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लायोफिलिक सोल में जो कम टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो दोनों की होती है फेज और मीडियम की उतनी ज़्यादा नहीं होती. क्लियर बच्चों? अब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसमें अगर हम बात करें तो जैसे इसके मतलब टिंडल इफेक्ट के फैक्ट्स हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर, ये दोनों रीज़न क्या है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट की वजह से होते हैं. देन विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स इज़ ऑल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. Twinkling of star is also due to Tyndall effect. All these effect are due to Tyndall effect. ठीक है बच्चों, तो कई बार पूछते हैं why sky look blue और sea water look blue, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा ड्यू टू Tyndall effect या Tyndall factor जो है सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था Tyndall effect का, आपको बताया, फैक्टर्स बता दिए, कंडीशन बता दिए आपको क्या होता है और किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं. तो ये है बेटा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कलर, मतलब जो आपके कोलाइडल होते हैं ये कलर, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था जो हमारे पेंट्स वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं पेंटिंग वगैरह घरों में पेंट करने के लिए, वो सारे इमल्शन होते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं. ठीक है बेटे, तो ये जो कलर है इनका, ये कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल. यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कलर क्या होगा. द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑब्वियसली. तो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो चेंज विद द वे द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट. जैसे मिल्क एंड वाटर mixture appear blue when viewed by the reflected light and look red by the transmitted light. तो किस तरह की लाइट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज होगा. ठीक है, जैसे गोल्ड सोल इज रेड इन कलर एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इट अपीयर्स पर्पल देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन येलो हो जाता है. तो डिपेंड करता है पार्टिकल का साइज़ क्या है, किस तरह की वेव के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कलर जो है चेंज होता है. किसका बेटा? जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कलर्ड होते हैं. ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है किस किस चीज़ पर कि वेवलेंथ क्या है लाइट की जो आप पार्टिकल्स पे डाल रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पर. ठीक है बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करती है, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल किस तरह का है. कलर आल्सो डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ ऑब्जर्व, मतलब रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड है. जैसे मिल्क वाला एग्जांपल दिया मैंने कि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर जो है ब्लू होगा अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखोगे, और अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट से देखते हैं तो उस केस में वो आएगा रेड कलर नज़र आएगा. गोल्ड का सोल है
साइज ऑफ पार्टिकल चेंज करते चलिए, गोल्ड का कलर चेंज होता जाएगा। अगर बहुत फाइन होगा तो पर्पल है, थोड़ा बड़ा होगा ब्लू, और बड़ा करेंगे गोल्डन येलो में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं बेटा कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है बेटे जिगजैग मोशन। इस तरह से जिगजैग मोशन जो है पार्टिकल का, इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट होता है इसलिए क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स हैं कोलाइडल, ये एक दूसरे पर हिट करते हैं और इनकी जो बम्बार्डमेंट है एक दूसरे के ऊपर, इस बम्बार्डमेंट की वजह से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है कि व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर अ पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, द कोलाइडल पार्टिकल अपीयर टू बी इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन इन अ zigzag direction all over the field. This motion is called Brownian movement। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जो आपके सिनेमा हॉल होते हैं उसमें जो लाइट आती है जो उसके ऊपर पर्दे पे सामने जो फ्रंट में आपके शीट होता है जिस पे आप पिक्चर देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल स्कैटर करते रहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे जैसे मान लीजिए घर में कहीं अगर दरवाजे में हल्का छेद हो तो वहाँ पे आपने देखो लाइट आती है, उस लाइट में डस्ट पार्टिकल स्कैटर करते हैं, वो वही चीज़ होती है। अब ये जो जिगजैग मोशन है ये क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब ये जो मोशन है इंडिपेंडेंट होता है किससे? नेचर ऑफ कोलाइड, मतलब किस तरह का कोलाइड उसमें मैटर नहीं करेगा, पार्टिकल के साइज है। ये हिट कर रहा है, आपस में बम्बार्डमेंट कर रहा है, तो पार्टिकल का साइज क्या होगा उस पर डिपेंड करता है इसका जो आपका मोशन है। ठीक है, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन। ठीक, जितना छोटा होगा, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे डेंसिटी होती है वैसे ही सॉल्यूशन में अगर बहुत पास पार्टिकल होंगे तो मोशन कम हो जाएगा। तो अगर विस्कोसिटी कम है और साइज़ कम है तो ये मोशन भी काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है बेटे, तो ये चीज़ जो है इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? तो होता है ड्यू टू अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, मतलब जो अनबैलेंस आपस में बम्बार्डमेंट होती है उसकी वजह से ये मूव करते हैं। अच्छा, और ये जो है ब्राउनियन मूवमेंट, ये रीज़न है कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से सेटल डाउन नहीं हो पाते। मतलब ग्रेविटी की वजह से, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मान ली हमारे पास सस्पेंशन है, आप सस्पेंशन लें और उसको रख दें, थोड़ी देर बाद क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो है अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट बम्बार्डमेंट में रहते हैं और उस बम्बार्डमेंट की वजह से जिगजैग मोशन शो करते हैं। तो ये कहलाता है बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें ये 2-3 फैक्टर जो मैंने अभी बताए इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी कुछ फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट